Students, today we'll discuss corrosion. What is corrosion? Whenever any metal is attacked by atmospheric gases and as a result of which deterioration of metal takes place. Deterioration means slow eating away. मेटल धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट करके और खुद को डेटोरेट करता है, which is known as corrosion. There are few examples of corrosion. Rusting of iron, लोहे को जंग लगता है, it is an example of corrosion. इसी तरह चांदी के बारे में भी आपने देखा होगा, सिल्वर जैसे जैसे समय पास होता है, टाइम पास होता है, चांदी एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में रहती है, वो काली पड़ जाती है, विच इज़ नोन एज टर्निशिंग ऑफ सिल्वर. तो टर्निशिंग ऑफ सिल्वर भी, रस्टिंग ऑफ आयरन भी एंड ग्रीन कलर अपीयरेंस ऑन कॉपर, ये तीनों एग्जाम्पल हैं कोरोजन के. उसमें से एक एग्जाम्पल हमें डिटेल में पढ़ना है, रस्टिंग ऑफ आयरन. हाउ द रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस एंड हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग. जंग लगने से कैसे लोहे को बचाया जा सकता है. जहाँ तक रस्टिंग की बात है, या कोई भी मेटल जब भी कोई कोरोड होता है तो उसको मैं अगर एक शब्द में एक्सप्लेन करूं तो मैं कहूँगा ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल. मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ऑक्सीडाइज होता है, उसकी वजह से कोरोजन होता है. दैट्स वाई रस्टिंग ऑफ आयरन इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी. हाउ द रस्टिंग टेक्स प्लेस, इसको बचने के उपाय पढ़ने से पहले हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि रस्टिंग होती कैसे है, लोहे को जंग लगता कैसे है. व्हाट आर द कंडीशंस विच आर फेवरेबल फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन. सबसे पहले बात शुरू होती है, लोहे का सरफेस जब अनइवन हो जाता है, छोटे छोटे अनइवन सरफेस पर गड्ढे बन जाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रस्टिंग के लिए. उनमें स्ट्रेन होता है, छोटे छोटे जो पिट्स बन जाते हैं उनमें मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से उसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बन जाते हैं जिन्हें मिनिएचर सेल्स कहा जाता है. अगर लोहे का सरफेस बिल्कुल प्लेन होगा, कितनी भी फेवरेबल कंडीशंस हों, उसको रस्टिंग नहीं होगी. बट व्हेन स्मॉल पीचेस और बिट्स आर फॉर्म्ड on the surface of iron or any metal, corrosion starts there. यानी पहला जो पॉइंट है वो है अनइवन सरफेस, रफ सरफेस, और दूसरा है मॉइस्चर इंक्रीजेज इन द एटमॉस्फेयर, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड एसिडिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, एज ए रिजल्ट ऑफ विच H आयंस कंसंट्रेशन इंक्रीजेज. जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएंगे तो कार्बोनिक एसिड लोहे के आसपास H आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे. हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई ना तो समझिए कि लोहे को रस्ट लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब H आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, विच हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन. अब H आयंस को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे. इट्स ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज गिवन 0.44 वोल्ट. हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है तो मेटल को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा. यहाँ से मेटल का नुकसान, डेटोरेशन शुरू हो गया. यानी ये जो आयरन के एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके फेरस आयंस बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे. ये इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है वाटर के अंदर, वो गेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दोज H आयंस. इलेक्ट्रॉन H आयंस गेन नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन किसने करना है, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ H आयंस टू फॉर्म वाटर. इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप देख सकते हैं 1.23 वोल्ट है, विच इज़ वेरी हाई.
इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा H आयंस की प्रेजेंस में, तो H आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। H आयंस की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी, इट फेवर्स द रस्टिंग। लेकिन जैसे ही H आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी, आयरन को इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। आयरन इसीलिए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्योंकि उसके पास H आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसीलिए कहा जाता है एट pH 9 to 10 रस्टिंग डज नॉट टेक प्लेस, क्योंकि 9 to 10 pH पे कोई भी H आयंस आसपास नहीं होगा। और मेटल के आसपास अगर H आयन नहीं है तो डिजोल्व्ड जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा, और अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा तो आयरन को इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी और आयरन को कोई नुकसान या डेटोरेशन नहीं होगा। रस्टिंग्स विल नॉट टेक प्लेस। लेकिन रस्टिंग होती कैसे, मैं तो ये समझा रहा था। कहानी कहाँ तक आ गई? सबसे पहले एसिडिक गैसेस की कंसंट्रेशन और मॉइस्चर भी ज़रूरी है। इसका मतलब रेनी सीजन में रस्टिंग ज़्यादा तेज़ी से होगी। और आपने ये नोट भी किया होगा कि बरसात के दिनों में रस्टिंग जो है वो ज़्यादा रैपिडली होती है। तो मॉइस्चर एंड एसिडिक गैसेस इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस, and when the H ions concentration increases, iron loses electrons which are gained by the oxygen which is dissolved in the water with the help of H ions. जो फेरस आयंस हैं वो अब सॉलिड नहीं रहे, they starts to float on the surface of water and comes in direct contact with the atmospheric oxygen and gets further oxidized to ferric ions, ferric oxide। और फेरिक ऑक्साइड X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ मिलकर रस्ट बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ साल्ट। अगर इस पानी में साल्ट भी हो, आयंस हैं मेटल्स के या नॉन मेटल्स के, तो वो रस्टिंग को बढ़ाएंगे, उसकी स्पीड तेजी से होगी। इन केस ऑफ सैलिन वाटर रस्टिंग टेक्स प्लेस रैपिडली because in presence of salt current flows rapidly। ये मिनिएचर सेल्स जो हैं वो और स्पीडली काम करेंगे, इसलिए साल्ट की प्रेजेंस में रस्टिंग तेजी से होता है। बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार एक क्वेश्चन आया कि हैवी स्नोफॉल के दौरान रस्टिंग बहुत तेजी से होता है, उसका कारण क्या है? जब हैवी स्नोफॉल होगा तो पहाड़ के ऊपर से साल्ट फ्लो करते हुए रोड्स पे आ जाएगा और वाटर साल्टी हो जाएगा। बर्फ़ जो है वो स्नोफॉल के दौरान रोड के ऊपर जो बर्फ़ जमा हुई है वो पहाड़ों की से ही नीचे आई है और पहाड़ों पर साल्ट की कोई कमी नहीं है। इसका मतलब वाटर जो है वो साल्टी हो गया है, जिसकी वजह से रस्टिंग और ज़्यादा तेजी से होगी। अब सवाल उठता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर फेवरेबल फॉर द कोरोजन। जब मैं कोरोजन वर्ड का यूज़ करता हूँ, इसका मतलब उसमें सारे मेटल्स आ गए। जब मैं रस्टिंग की बात करता हूँ तो सिर्फ आयरन की बात होती है। एक तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जो मेटल जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका कोरोजन उतना ही आसान है। जिस मेटल की रिएक्टिविटी जितनी कम है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये जल्दी से कोरोड नहीं होंगे। प्लेटिनम है, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ऑफ कोर्स उनकी रस्टिंग, वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर देंगे, उनको कोरोजन जल्दी होगा। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। अगर मेटल के अंदर कोई इम्प्योरिटी है तो भी वो रस्टिंग तेज़ कर देगा। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जितना एयर और मॉइस्चर ज़्यादा होगा उतना ही रस्टिंग ज़्यादा तेज़ी से होगा।
और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, साल्ट्स हैं, तो भी रस्टिंग तेज़ी से होगा, कोरोजन तेज़ी से होगा। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स विच एनहेंसेस द स्पीड ऑफ कोरोजन। अब सवाल उठता है कि व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। पहला है बैरियर प्रोटेक्शन। अगर हम लोहे को किसी भी बैरियर की सहायता से एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आने से रोक दें तो रस्टिंग नहीं होगा। वो बैरियर हमारा किसी भी चीज़ से हम बना सकते हैं। सपोज करें ये आपका आयरन का सरफेस है और इसके ऊपर अगर हम कोई भी बैरियर लगा दें, पेंट से बैरियर बनाया जा सकता है, पेंट करके, ऑयल लगाकर, ग्रीस लगाकर, एक बैरियर बनाया जा सकता है। और अगर बैरियर हमने बना दिया तो जो एयर है, एटमॉस्फेरिक गैसेस और आयरन के बीच में कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, तो रस्टिंग नहीं होगी। इस बैरियर प्रोटेक्शन में एक काम हम और कर सकते हैं। अगर मेटल को, आयरन को किसी दूसरे मेटल से कोट कर दिया जाए जो कि कम रिएक्टिव है, जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करने की मैं बात करूं तो आयरन के इलेक्ट्रॉन को लूज करने का जो पोटेंशियल है वो प्लस 0.44 वोल्ट है, और कॉपर का इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो पोटेंशियल है वो माइनस के 0.34 वोल्ट है। तो अगर मैं यहाँ आयरन के सरफेस पर कॉपर की कोटिंग कर दूं विच इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा क्योंकि वो रिएक्टिव कम है। एटमॉस्फेरिक गैसेस और वाटर, एयर सभी फेवरेबल कंडीशंस होने के बावजूद भी कॉपर इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं करेगा, अर्थात उसको कोरोजन नहीं होगा। और आयरन को वह करने इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आयरन और एयर एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं आया। तो इसलिए मैं इसको कोटिंग ऑफ कॉपर और एनी लेस रिएक्टिव मेटल ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, आई एम टेकिंग दैट इनटू अंडर बैरियर प्रोटेक्शन। दूसरा है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अगर मैं आयरन को जिंक से कोटिंग कर दूं विच इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन, हाउएवर द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ द जिंक is much more than that of iron. जिंक के इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है वो आयरन से ज़्यादा है, लेकिन वो आयरन को तो बचाएगा क्योंकि आयरन को वो एयर के कांटेक्ट में आने नहीं दे रहा है, इसलिए वो आयरन को बचाएगा। लेकिन फेवरेबल कंडीशंस आने पर हो सकता है उसको इलेक्ट्रॉन खुद को लूज करने पड़ जाएंगे, अर्थात वो खुद को सेक्रीफाइस करेगा, बट इट विल प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। इन दोनों बातों को अलग अलग समझना है। अगर आयरन को हम एक ऐसे मेटल के साथ कोट करते हैं जो लेस रिएक्टिव है, वो बैरियर प्रोटेक्शन है, और अगर आयरन को हम कोटिंग करते हैं एक ऐसे मेटल से जो ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, उसको मैं बोलता हूँ सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का फ़ायदा ये है कि अगर आपके जिंक की कोटिंग कुछ जगह से समय के साथ टूट भी गई और सभी फेवरेबल कंडीशंस वहाँ पर बन गई हैं, तो भी कोटिंग टूटने के बावजूद भी रस्टिंग ऑफ आयरन विल नॉट टेक प्लेस, क्योंकि जब तक जिंक है इट विल नॉट अलाउ आयरन टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में अगर कोटिंग ब्रेक भी हो जाती है तो रस्टिंग नहीं होगी। लेकिन अगर हम कॉपर से बात करें कि आयरन को हमने कॉपर से कोट किया हुआ है, ये कॉपर की कोटिंग है और ये ब्रेक हो गई है और सब फेवरेबल कंडीशंस यहाँ बन गई हैं, अब तो आयरन को ही इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा
और रस्टिंग विल स्टार्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ध्यान से मेरी बात को सुने। तो कॉपर की कोटिंग टूटने से निश्चित तौर से रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जिंक की कोटिंग टूटने से रस्टिंग स्टार्ट नहीं होगी। इसी तरह टिन का भी मैंने लिया है। टिन के इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी प्लस 0.14 है, जबकि आयरन की है प्लस के 0.44। तो टिन तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है वो आयरन से कम है। तो इसका मतलब टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो टिन की अगर हम कोटिंग करते हैं तो ये बैरियर प्रोटेक्शन में आएगा, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में नहीं आएगा। तीसरा है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं ख़ास तौर से जब आयरन को ज़मीन के अंदर दबाना है, कोई टैंक है, पेट्रोल पंप का टैंक है या कोई पाइपलाइन है, और उसको रस्टिंग से बचाए रखना है, क्योंकि अंडर द ग्राउंड ऑल द कंडीशंस फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन इज देयर। तो हम क्या करेंगे, जिस आयरन के पीस को या टैंक को हमें रस्टिंग से बचाना है उसको हम कनेक्ट कर देंगे विथ ए वेरी मोर रिएक्टिव मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम विद द हेल्प ऑफ कॉपर वायर। अगर हमने आयरन को मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट कर दिया है, पूरे सरफेस पर इसको हमने कैथोड में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि मैग्नीशियम इज मच मोर रिएक्टिव देन आयरन, इट विल एक्ट एज एनोड। So whenever the favorable conditions approach, magnesium will lose the electrons instead of iron। तो वो आयरन के टैंक को बचाएगा और परमानेंटली उसको कैथोड बना दिया गया है। इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन के साथ साथ मैंने कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कहा है, क्योंकि आयरन को हमने परमानेंटली कैथोड बना दिया है। फोर्थ और लास्ट तरीका है एंटी रस्ट सॉल्यूशन। कार का रेडिएटर होता है, बड़ा जिगजैग होता है। अब इसके अंदर पेंट भी नहीं किया जा सकता या कोई भी तरीका नहीं यूज़ किया जा सकता, तो इसमें हम एंटी रस्ट सॉल्यूशन डाल देते हैं। एंटी रस्ट सॉल्यूशन क्या होता है? एंटी रस्ट सॉल्यूशन इज अ अल्कलीन सॉल्यूशन ऑफ क्रोमेट आयंस और फॉस्फेट आयंस। अल्कलीन सॉल्यूशन होता है अर्थात इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। अब हाइड्रोक्साइड आयंस H आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ने नहीं देंगे, इंक्रीज नहीं होने देंगे। जैसे ही H आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, OH आयंस उनके साथ रिएक्ट करके वाटर बना देंगे, वापिस H आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। और मैंने पहले ही बताया, जब तक H आयंस की कंसंट्रेशन कम रहेगी या बिल्कुल भी नहीं होगी तो रस्टिंग स्टार्ट नहीं होगी। और रही बात ये फॉस्फेट और क्रोमेट आयंस क्या करेंगे, इसके अंदरूनी सरफेस पर एक वाटर इनसोल्यूबल कोटिंग बना देंगे, एक ऐसी कोटिंग जो पानी में सोल्यूबल नहीं है। इस कारण से इसका इंटीरियर सरफेस रस्टिंग से बच जाएगा। इस तरह से ये 3-4 मेथड हैं जिससे हम रस्टिंग ऑफ आयरन से बचा सकते हैं अपने आयरन को। इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समाप्त होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ये तो नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। थैंक यू।